Good morning to all, dear students. I, Sarita, welcome you all at Suraj School, Mahendragarh. I hope you are doing well at your homes. Stay home, stay safe. As you know all that, in previous lecture जो हम ऑनलाइन ले रहे थे बेटा, उनमें हमने अपना जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का वो स्टार्ट किया हुआ था 9th क्लास का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसी का जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो लास्ट टॉपिक जो हमारा था यहाँ पे, ओके, वो हमारा क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक रह गया था। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये टॉपिक जो हमारा जिसके ऊपर बेस्ड है वो हमारा क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैं एक बार हल्का सा आपको रिव्यू देती हूँ उसके बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वी कैन डिफाइन इट एज to every action there is always equal and opposite reaction. To every action there is always equal and opposite reaction. ओके, तो सबसे सिंपल जो लॉ है हमारा लॉज ऑफ मोशन में, वो क्या है? वो हमारा क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब भी हम कोई एक्शन करते हैं हमें उतना ही अमाउंट में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। ये हमने उस दिन अच्छे से समझा था। दूसरी बात ये भी बताया था आपको कि जो फोर्सेस हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, दे एक्ट्स ऑन अपोजिट बॉडीज। जो भी एक्शन एंड रिएक्शन का प्रोसेस है वो एक बॉडी के ऊपर नहीं होता है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो दो ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये एक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, अब इसमें क्या था? इसके बाद हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, उनकी हमारे डे टू डे लाइफ में इनके क्या एग्जाम्पल थे? इन वॉकिंग, स्विमिंग, ठीक है, द केस ऑफ हॉर्स पाइप, या मैन एंड बोट का केस हमने डिस्कस किया था, या फ्लाइंग ऑफ रॉकेट, ठीक है, या रिकॉइलिंग ऑफ गन। इस टाइप के एग्जांपल्स हमने उस दिन डिटेल में डिस्कस कर लिए थे क्लास में। तो वो सारे हमारे किसके ऊपर बेस्ड थे? न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड एक्शन एंड रिएक्शन का प्रोसेस हमने उस पर समझा था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ओके, जैसे आपने सुना भी है पहले कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है? कंजर्व इन द सेंस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी can neither be created nor be destroyed in universe. It remains constant. ओके, इसी तरीके से जो लीनियर मोमेंटम की हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था बिफोर सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हमने लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझा था। उसमें मैं आप इसको एक बार इसका फॉर्मूला भी बता देती हूँ आपको लीनियर मोमेंटम का, कि क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है लीनियर मोमेंटम हमारा? मास इंटू वेलोसिटी। ओके, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और पी क्या, किसका सिंबल है? लीनियर मोमेंटम। तो ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, और न्यूटन सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा था उसका भी हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा सा ये है कि ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। जब हम इस लॉ को डिफाइन करते हैं, ओके, सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन ही कर लेते हैं। 1 सेकेंड। इस लॉ को हम डिफाइन करते हैं बेटा। तो इसमें क्या था कि जब भी दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर या वन अनदर बोल सकते हैं। ठीक है, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट विद वन अनदर, द वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स सेम। कांस्टेंट का मतलब ही वर्ड यहाँ पे क्या है? कंजर्व। रिमेन्स सेम मतलब उसकी टोटल अमाउंट जो है वो इनिशियली जो थी और जो फाइनल स्टेट में होगी, उन दोनों में कोई चेंज यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज
law of conservation of linear momentum. Conserve, the word conserve itself says that the quantity remains constant. Okay, so we can define it as when two bodies, two or more bodies हो सकती हैं. Okay, we can write it as when two or more bodies interact with each other, interact with each other or one another. ठीक है, interact with one another. Okay, जब वो आप दो या दो से जब ज्यादा बॉडीज आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, उनके कांटेक्ट में आती हैं, उस टाइप का जो इफेक्ट होता है, द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम remains constant और कंजर्व. ओके, तो यहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन का जो प्रोसेस है, वो यहाँ पे जब बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो वो यहाँ पे टेक प्लेस होगा. एक्शन हुआ, उसका अपोजिट रिएक्शन हुआ, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी आती हैं जो हमने थर्ड लॉ में समझी हैं. ठीक है, द ओनली यहाँ पे कंडीशन क्या है इस लॉ को होल्ड करने के लिए, इस लॉ को प्रूव करने के लिए, द ओनली कंडीशन इज दैट the frame which we consider here is taken to be ideal, okay, in which no external force from outside or from its surrounding does not act on the bodies. Okay, so this type of ideal condition we consider here and perform this activity and to prove the law of conservation of linear momentum. Okay, तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे कि कोई उस बॉडी के ऊपर बाहर से कोई एनी अदर फोर्स लग रहा है, वो चीज हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे. हम एक आइडियल प्लेन है, आइडियल जो हम कहेंगे कोलिजन हम कंसिडर यहाँ पे करेंगे. ठीक है, कि कोई यहाँ पे आपका बाहर से कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही है. ठीक है, तो आइडियल प्लेन में हम इसको लेके चलते हैं. अब सबसे पहले यहाँ पे हम टू बॉडीज को जब इंटरेक्ट करते हैं तो देखो सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं. चाहे आप सपोज करो कि ग्राउंड पे टू बॉल्स रखी हैं, एक फर्स्ट बॉल है वो अपनी स्पीड से जा रही है, पीछे से सेकंड बॉल आ रही है, जैसे हम मारते हैं उसको. ठीक है, तो पीछे से सेकंड बॉल आ रही है, वो ज्यादा स्पीड से आ रही है, उसको टक्कर मारेगी. या आप रोड पे एक्सीडेंट का केस कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे कि सामने कोई कार जा रही है. ठीक है, वो अपनी नॉर्मल जो भी स्पीड से रन कर रही थी कार, उसके पीछे एक ट्रक आ रहा है. ठीक है, उसकी हाई स्पीड से वो रन कर रहे हैं, हाई स्पीड से वो जो ट्रक है वो मूव कर रहा है. तो आगे जो कार जा रही थी उसने मतलब बगैर देखे बगैर कुछ सोचे ट्रक ने उसको टक्कर कर दिया, हिट कर दिया. ठीक है, तो इस टाइप से आप सिचुएशन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, या बॉल का केस. ठीक है, जो भी आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए यहाँ पे. तो हम यहाँ पे अब इसका डेरिवेशन है छोटा सा, वो समझ लेते हैं, अंडरस्टूड करते हैं उसको. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं टू बॉडीज. फर्स्ट यहाँ पे हमने एक बॉडी ली, सपोज करो बिग ऑब्जेक्ट है, इसको हमने नाम दिया बॉल ए. बॉल का केस हम कंसिडर कर रहे हैं, तो बॉल ए इट इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी. ओके, इनिशियल वेलोसिटीज एंड फाइनल वेलोसिटी वी कैन डिस्कस देम इन फर्स्ट चैप्टर मोशन इन डिटेल. Okay, so the body is moving with initial velocity UA. We consider the second body, the second ball, which is B. It is moving with initial velocity UB. ठीक है, the mass of the first body is MA and mass of second body is MB. This is the case of before collision. जब वो टकराए नहीं थे उससे पहले का, कार अपनी स्पीड से जा रही है, ट्रक अपनी स्पीड से जा रहा है. तो केस ऑफ बिफोर कोलिजन. ओके, नाउ आप इसको नाम तो दे सकते हैं ए. सेकंड स्टेज में क्या हुआ? ठीक है, ए और दिस इज बॉडी B. Okay,
on collision. This is a case of on collision. Okay. Last case, after collision. This ball is moving with final velocity VA, and this is moving with final velocity VB. After collision. After collision. Okay. We consider the three cases here. First is before collision, on collision and after collision. आप ये मान सकते हो कि जब कार और ट्रक मूव कर रहे थे, अपनी इनिशियल स्पीड से जा रहे थे दोनों, तो वो तो केस किसका था हमारा बिफोर कोलिजन. सेकंड, जब ट्रक ने कार को टक्कर लगा दी तो वो केस हो गया हमारा ऑन कोलिजन. ओके. थर्ड केस, टक्कर लगने के बाद कार अपनी स्पीड से कहीं भी, जैसे भाई वो रुकी है या आगे जाके फर्दर तो जो भी हुआ है, बट वो मूव कर रही है. हमने जो कंसिडर किया वो क्या कर रहा है कि टक्कर लगी तो कार वाला संभल गया थोड़ा और उसने अपनी गाड़ी को वहां से जल्दी से रिमूव कर लिया. ठीक है. तो थर्ड केस हमने क्या कि कार अपनी स्पीड से जा रही है और ट्रक अपनी स्पीड से गया, फिर तो वो उनकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, और उस केस को हमने क्या कहा है, आफ्टर कोलिजन, टक्कर होने के बाद का केस हमने उसको कंसिडर किया है. ओके. नाउ दिस थ्री केसेस वी कंसिडर है. तो मासेस हमने बताए. द फर्स्ट, ए बॉडी हैव मास ma, बी बॉडी हैव मास mb. ओके. द इनिशियल वेलोसिटी ua and its initial velocity is ub. On collision a body applied force on b. This force is known as fab because a जो बॉल है उसने अप्लाइड किया फोर्स किसके ऊपर, b पे. तो इसको हम नाम देंगे fab. a पहले लिखेंगे, क्यों, a ने b के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है इसलिए a पहले लिखा जाएगा, FAB. और F किसका सिंबल होता है, फोर्स. वी नो दैट F इज फोर्स. इसी में B भी अपोजिट फोर्स लगाएगी क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन. अब ये पहले क्या हुआ, एक्शन, ट्रक ने टक्कर लगाई, वो क्या हुआ, एक्शन. अब कार का अपना खुद मास है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी तो वो क्या हल्का सा अपोजिंग फोर्स भी देगी. जितना उसने एक्शन किया उतना ही उसको रिएक्शन भी ट्रक को मिलेगा. यहाँ पे ट्रक की स्पीड उसी वजह से फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो दिस इज नोन एज FBA. ठीक है. बॉल बी ने ए के ऊपर जो फोर्स लगाया वो हमने क्या नाम दिया, FBA. ओके. These both forces are acting in opposite direction. FAB, ठीक है, और FBA अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक्ट कर रहे हैं. आफ्टर कोलिजन दोनों अपनी अपनी स्पीड से, फाइनल वेलोसिटी जो थी इनकी उनसे ये मूव कर रहे हैं. द ए बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी VA और बी की हो जाएगी VB. ठीक है. अब ये तो आपको लेबलिंग है, यहाँ पे आप लेबलिंग कर सकते हो डायग्राम में और इनके पर्टिकुलर नेम्स आप लिख सकते हो. ठीक है. तो आगे हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे फोर्सेस का. मैं लिख देती हूँ, आपको कहीं डाउट है यहाँ पे. तो FAB एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B. फोर्स अप्लाइड बोल सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B. ठीक है. फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B. दिस इज नोन एज FAB. और FBA अपोजिट हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A. B ने जो A के ऊपर फोर्स लगाया उसको हम ये लिखेंगे और A ने B के ऊपर लगाया उसको हम इस तरीके से लिखेंगे. अब ये तो आपको बता ही दिया कि VA is the final velocity of the body after collision and VB is the final velocity of a body B after collision. ओके. तो ये सारा हो गया हमारा. अब यहाँ पे हम सिंपल से क्या करते हैं, मोमेंटम जो अभी बताया था आपको कि क्या होता है, P is equal to mv. P is equal to क्या होता है, mv. उसी को रिलेशन को न्यूटन सेकंड लॉ को हम यहाँ पे यूज करके आगे इसको जो फर्दर प्रोसेस है उसको हम कंसिडर करेंगे. ओके. नाउ मोमेंटम, सीधा हम चेंज इन मोमेंटम ले लेते हैं. और चलो इनिशियल केस के लिए आप लिख लो फर्स्ट इसके लिए कि मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन. ठीक है. मोमेंटम ऑफ ए बॉडी
बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन हम किससे लिखेंगे? मोमेंटम है p, ठीक है, तो इसको हम किससे लिख लेंगे? क्योंकि फर्स्ट बॉडी का मास क्या है? ma, और मोमेंटम का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट बॉडी का मास क्या है? ma, तो वी कैन राइट इट ma, और वेलोसिटी ua, ओके। सेकंड, मोमेंटम ऑफ b बिफोर कोलिजन इज mbub, mbub। now the change in momentum before collision, सॉरी बिफोर कोलिजन नहीं, एक्चुअली ठीक है, तो ये तो हमने बिफोर कोलिजन के लिए कंडीशन कर दी यहाँ पे। अब आफ्टर कोलिजन का हम केस ले लेते हैं, उसमें क्या मोमेंटम रहा होगा बॉडी का? तो मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, यहाँ पे आपने बोला था बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, टकराने से पहले क्या मोमेंटम थे वो हमने लिख दिए दोनों बॉडीज के लिए। अब ए के लिए हम लिख रहे हैं कि बाद में, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? एम ए, बट फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या थी? वी ए, तो वी कैन राइट इट वी ए, ओके। नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, तो ये हो जाएगा एम बी वी बी, ओके, एम बी वी बी। 4 टर्म्स आप ये रिलेशन की याद रखेंगे कि बिफोर कोलिजन इनका ए और बी बॉडी का मोमेंटम क्या था, आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज का मोमेंटम क्या था। क्यों? क्योंकि हम मोमेंटम पहले ही समझ चुके हैं, P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो उसी रिलेशन से हमने इनकी वेलोसिटीज और मास को लेके, देखो कोलिजन से पहले जो मास था वही कोलिजन के बाद रहेगा, बॉडीज के मास में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा? उनकी वेलोसिटीज में आएगा, ओके। तो यू कैन राइट इट एज, नाउ वी कैन फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, कि पहले जो मोमेंटम था और आफ्टर कोलिजन जो दोनों बॉडीज का मोमेंटम था, दोनों में क्या चेंज आया है, ठीक है, उस चेंज को हम यहाँ पे देख लेते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो चेंज इन मोमेंटम हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ओके। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, पहले ए बॉडी के मोमेंटम को देख लेते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर क्या था, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, तो चेंज इन मोमेंटम जब हम लेंगे तो फाइनल पहले और माइनस फिर क्या करेंगे? जो इनिशियल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, ओके, माइनस ये याद रखना बेटा, एंड मोमेंटम यहां पे लिख रही हूं मैं, ऑफ बी, सॉरी ए बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ओके। तो जो इसका आफ्टर कोलिजन था उसमें से हमने किसको माइनस कर दिया? जो बिफोर का कोलिजन था ए बॉडी के लिए, ओके। तो ए के लिए जो बिफोर का, आफ्टर का था वो क्या था? एम ए वी ए, क्या था ये? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, क्योंकि बिफोर का देखो, बिफोर का क्या था हमारा? एम ए यू ए, ओके। तो एम ए यू ए, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉडी ए। नाउ वी कंसिडर चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉडी बी, ओके। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, बी बॉडी की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम ऑफ बी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ओके। तो हमने यहाँ पे इसके बी बॉडी के लिए फाइंड आउट किया था ये तो हमारा है मोमेंटम ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन, और ये है हमारा मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं एम बी वी बी माइनस एम बी
यू बी, ठीक है। और यू और वी में आप डिफरेंशिएट करेंगे बेटा यहाँ पे लिखने में भी, क्योंकि कंफ्यूजन में फिर गलत ना हो जाए हमारा ये। तो दोनों का हमने चेंज इन मोमेंटम ले लिया, पहले ए बॉडी के लिया, फिर हमने बी बॉडी के लिए कंसिडर किया। नाउ अब हम क्या लेंगे, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि the change in momentum, rate of change of linear momentum of A, rate of change of linear momentum of A is equal to change in momentum of A divided by time taken. Change in momentum of A divided by time taken. प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से उनके राज्य भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। Change in momentum, rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied. Okay, तो यहां पे आप लिखेंगे rate of change of linear momentum, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं बेटा इसको, linear momentum of A इज इक्वल टू क्या होगा, रेट वर्ड ही हमारा किसके लिए आता है, टाइम के लिए आता है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय, क्योंकि ए बॉडी की हम पहले बात कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो हम लिख सकते हैं ए बॉडी का हमारा क्या था, ये एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाय टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, टी। टाइम के लिए क्या लिख लेंगे यहाँ पे, टी। ये हमारा आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ठीक है। अब अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो इसमें हम कंसिडर करेंगे कि ए बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा है वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसको हम एफ ए बी और एफ बी ए की टर्म में इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके अब इसमें फोर्स क्या होगा आपका, एफ बी ए इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाय टी। ओके, by using Newton's second law of motion, we can write it as, okay, for अब सेकंड बॉडी के लिए, बी बॉडी के लिए हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट के लिए लिखा ऐसे ही इसके लिए भी राइट डाउन करेंगे हम, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ओके, और डिवाइडेड बाय किससे होगा, टी, टाइम, क्योंकि रेट वर्ड हमने लिया है। तो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम तो बी बॉडी के लिए पहले हमने निकाला था, अब क्या किया हमने, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अभी फोर्स के लिए हम बता देंगे कि बी बॉडी ने ए के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया, तो वो फोर्स हम यहाँ पे बताएंगे एफ बी ए, बाई यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टी। हम इनको नेम दे देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ओके। अब आपको पता है दोनों की जो हमने बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके। तो दोनों फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से आप एक को क्या लेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वी कैन कंसिडर हियर द साइन, ओके। So now using Newton's second law of, Newton's third law of motion, FAB is equal to minus FBA, okay, the action and the reaction.
और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे माइनस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दीज टू फोर्सेस। ओके, तो एफ ए बी, दिस इज एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू, माइनस रखेंगे हम भारी, ओके, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी। ओके, अब देखो दोनों साइड डिवाइडेड बाय टी है, तो आप इसको यहां से ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो। वैसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाओगे तब भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस साइन अंदर अप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से अंदर हम, तो एम ए वी ए और ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस एम ए यू ए। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस वाली टर्म है इनको इंटरचेंज कर देंगे, या हम कहेंगे कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का जो केस था वो सेपरेट आउट कर देंगे हम, तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ओके, तो एम बी वी बी ये हम इस साइड ले आएंगे प्लस एम ए वी ए। ओके, अब ये था एम ए यू ए, जो इधर ये माइनस में था बी बॉडी के लिए, इनिशियल जो मोमेंटम था इसका बी बॉडी का, वो हम इधर लिख देंगे प्लस में करके यू बी। ओके, तो अब ए जो है बॉडी उसको हम रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को दोबारा से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। जस्ट हमने इसकी पोजीशन चेंज की, क्योंकि पहले ए बॉडी की बात करते हैं, तो पहले हमने ए को लिखा, फिर हम किसको लिख देंगे बी को, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन। ओके, तो इन आइडियल प्लेन वी कैन satisfied that the linear momentum of bodies before collision is always equal to the linear momentum of the bodies after collision. Okay, तो लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो linear momentum of bodies before collision is equal to the linear momentum after collision. This is the relation for law of conservation of linear momentum. Okay, thank you and have a nice day.